students, we was doing reactions of aldehydes and ketones, and in the previous lectures we had done type 1, type 2, type 3. Now we will discuss type 4 of reaction, that is oxidation reaction. ओके कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या बनता है आपके पास, और उनकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम क्या क्या पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. हम एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन की बात करने वाले हैं. एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, ये हमारे पास पहले भी कई बार हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होगी यू विल गेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, एंड एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. ये जो ऑक्सीडेशन होती है वो बहुत ज्यादा इजी होती है. क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. और अगर खुद रिड्यूसिंग एजेंट है तो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि दूसरे को बहुत जल्दी रिड्यूस करते हैं, और उसका मतलब क्या होता है कि खुद बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं. इट मींस एल्डिहाइड्स आर वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड. ओके, सो एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन के लिए अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज कर सकते हैं? आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि एल्डिहाइड आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो भी इनको इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा. या स्ट्रॉन्ग यूज करना चाहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हो एल्डिहाइड्स के लिए. ओके, सो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं? जैसे ब्रोमीन वाटर हो गया, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिल्वर आयन वाला वाटर हो गया, कॉपर +2 आयन वाला वाटर हो गया. ओके, दीज आर यूज्ड एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो आपको मालूम ही है. फॉर एग्जांपल HNO3, ओके, KMNO4. KMNO4 को आप एल्कली कंडीशन में भी यूज कर सकते हो, एसिडिक कंडीशन में भी यूज कर सकते हो, न्यूट्रल कंडीशंस में भी यूज कर सकते हो. फिर उसके बाद पोटाशियम डाइक्रोमेट. पोटाशियम डाइक्रोमेट को आप एल्कली सॉरी एसिडिक कंडीशंस में यूज करते हो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, तो होगा क्या अगर मैं इन जनरल रिएक्शन लिखूं, आपके पास जो भी एल्डिहाइड होगा, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप. ओके, ये R ग्रुप कुछ जुड़ा है उसके साथ, उसकी ऑक्सीडेशन जब होगी तो ये वाला ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा. और जब CHO में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो CH डबल बॉन्ड हो, CHOO, उसको ऐसे लिखेंगे COOH. मीन्स आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे फिर तो ये हो ही जाना है कन्वर्जन. बट वीक कैसे यूज होते हैं और कौन कौन से एजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड्स के केस में. ओके, जैसे एल्डिहाइड में सबसे पहले आता है रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट. कि एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं. इट मींस ये खुद क्या होते होंगे? ये खुद ऑक्सीडाइज होते होंगे. तो इट मींस ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ही है जो हम पढ़ने वाले हैं, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट. सबसे पहले व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? सिल्वर का अमोनियम वाला कॉम्प्लेक्स. ओके, इट इज अमोनिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर आयन. ओके, इट इज कॉल्ड एज द टॉलेंस रिएजेंट. और ये बनता कैसे है? हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड? यू विल प्रिपेयर दिस टॉलेंस रिएजेंट बाय मिक्सिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट. ओके, तो होता क्या है, जब भी आपका कोई एल्डिहाइड, ये जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने एल्डिहाइड का, रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर ion, it will give it gets converted to this aldehyde gets converted to the carboxylate ion. carboxylate ion बन गया. इट मींस अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, क्योंकि बस यही कहीं ना कहीं से H पॉजिटिव आयन लेके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. और होगा क्या, इस सॉल्यूशन में जो आपके पास सिल्वर, इसमें जो सिल्वर है वो Ag पॉजिटिव फॉर्म में है. ओके, क्लियर? वो Ag पॉजिटिव से किस फॉर्म में आ जाएगा? Ag फॉर्म में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड क्या करेगा? एल्डिहाइड सिल्वर को कर देगा रिड्यूस, क्योंकि उसने Ag पॉजिटिव से उसको Ag में कन्वर्ट कर दिया, और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज. ओके, कैसे ऑक्सीडाइज हो गया? एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O H. इसमें जो कार्बन है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. ओके, और आपके पास ये वाला जो एसिटेट आयन है, इसमें कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना. ओके, जो आपका एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो. और जो सिल्वर है वो रिड्यूस होके Ag पॉजिटिव से क्या बन जा रहा है? Ag. इसकी रिडक्शन हो रही है. ओके, दैट्स इट. तो इट मींस एल्डिहाइड जो है
वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, या ऐसा बोल लो टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसीटेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। ओके क्लियर। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी एल्डी, अगर मान लो आपके पास कोई अननोन सब्सटेंस है और आपको डिटेक्ट करना है कि वो एल्डिहाइड है कि नहीं है, आप क्या करोगे, आप उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे। अगर टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे और ये सब्सटेंस एल्डिहाइड हुआ तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। और जो आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट है उसमें से प्रोडक्ट कौन सा बनता है, सिल्वर बनता है। टॉलरेंस रिएजेंट की रिडक्शन से क्या बनता है, सिल्वर बनता है। और ये जो सिल्वर है ये आपको टेस्ट ट्यूब पे ऐसे इसकी दीवारों पे चमकता हुआ दिख जाता है। सिल्वर मतलब जो चांदी, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे जब लग जाती है तो आपको दिख जाता है कि यहाँ पे सिल्वर बन गया, क्योंकि वो बड़ी शाइनी होती है। और आपको जो टेस्ट ट्यूब है वो एज अ मिरर अपेयर होनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे वो रिफ्लेक्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो एक कवरिंग हो जाती है सिल्वर की, तो वो रिफ्लेक्टिंग हो जाती है जैसे मिरर होता है। तो इसलिए इस टेस्ट को, ये जो रिएक्शन होता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड्स का, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है, जो हम एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए करवाते हैं कि गिवन सब्सटेंस में एल्डिहाइड है कि नहीं है। क्योंकि अगर एल्डिहाइड होगा तब वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करवा के सिल्वर प्रोड्यूस करेगा, अगर नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। ओके, तो इट मींस इस रिएक्शन में आपका जो एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जो आपका टॉलरेंस रिएजेंट है उसकी रिडक्शन हो रही है। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। उसके बाद आपके पास आता है रिड्यूसिंग ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। वैसे ही आपके पास होता है फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, और जो आपके पास एल्डिहाइड्स होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन? एक्चुअल में फेलिंग सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड एज द फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। ओके, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, रोशेले सॉल्ट। रोशेले सॉल्ट किसको बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इस सॉल्ट को रोशेल सॉल्ट बोलते हैं। ओके, इन दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स करके डाला जाता है उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन को पहले बोलते हैं फेलिंग मिक्सचर। और जब उस फेलिंग मिक्सचर को आप डालते हो किसमें, किसी एल्डिहाइड में, किसी ऐसे सब्सटेंस में जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो होगा क्या, जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 आयन है उसकी रिडक्शन करवा देता है आपका कौन, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें रिएक्शन क्या होती है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे बोलो जो एल्डिहाइड है, फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर प्लस 2 आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो यहाँ पे कॉपर प्लस 2 फॉर्म में है और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस 1 में। तो कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1 होना मतलब रिडक्शन, और ये रिडक्शन किसकी वजह से हो रही है, इस एल्डिहाइड की वजह से हो रही है। तो आपका होगा क्या, फेलिंग सॉल्यूशन में जो कॉपर प्लस 2 आयन है उनकी हो जाएगी रिडक्शन, और उनकी रिडक्शन की वजह से बनेगा क्या, दिस कॉपरस ऑक्साइड क्यूप्रिक से क्यूपरस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, और ये जो आपके पास ये क्यूपरस ऑक्साइड बन रहा है ये रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा। ओके, एंड वाटर एंड यू विल गेट दिस, इसकी ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है आपके पास, कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, एंड दिस कार्बोक्सिलेट आयन ऑक्सीडेशन से बनता है ना, हमने बोला ना कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलेट आयन से कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन ही जाएगा, बस इसको H पॉजिटिव आयन देने की जरूरत है, इट विल बिकम लाइक दिस। ओके क्लियर। और ये भी टेस्ट की तरह यूज होता है फॉर एल्डिहाइड्स। ओके, क्यों यूज होता है टेस्ट की तरह, क्योंकि जो एल्डिहाइड्स हैं जब भी उनकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो खुद बन जाएंगे कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, और फेलिंग सॉल्यूशन में जो क्यूपरिक आयन है उसको क्यूपरस के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपके पास ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हुए दिखे आपको, इसका मतलब क्या है कि आपका जो अननोन सब्सटेंस है जिसकी आप डिटेक्शन करने वाले हो, जैसे ही उसमें फेलिंग सॉल्यूशन का मिक्सचर डालोगे, ये आपने फेलिंग सॉल्यूशन का मिक्सचर डाला और ये जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे ही इन दोनों को मिक्स करने पे रेड प्रेसिपिटेट बने तो आप आंख बंद करके बोल दो ये जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है। तो दिस इज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड आल्सो। ओके, ये आपका जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है ये भी एल्डिहाइड्स के लिए एज अ टेस्ट यूज होता है, और ये जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है ये भी एल्डिहाइड्स के लिए एज अ
टेस्ट यूज होता है। ओके, बट इसमें एक और बात ध्यान में रखनी है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या होंगे, जिसमें बेंजीन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होगा क्या, कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये वाला फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट नहीं देते, तो उनके केस में यहाँ पे फेलियर आ जाएगा। ओके क्लियर, कि तब एल्डिहाइड होने के बावजूद भी वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देंगे। ओके हाँ, टॉलरेंस रीजन टेस्ट दे देंगे, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देंगे, टॉलरेंस रीजन टेस्ट दे देंगे। ओके, उसके बाद आपके पास इससे नेक्स्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ठीक है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी कुछ कुछ आपका फेलिंग सोल्यूशन जैसा ही होता है। इसमें भी क्या होता है, कॉपर +2 आयन होते हैं। ओके, बट वो कॉपर +2 आयन किसके साथ मिक्स किए होते हैं, सिट्रेट आयन के साथ। फेलिंग सोल्यूशन में क्या होता है, जो ये जो कॉपर +2 आयन होते हैं वो किसके साथ कॉम्प्लेक्स किए होते हैं, वो टार्टरेट आयन के साथ मिक्स किए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टार्टरेट है ना, फेलिंग सोल्यूशन बी में जो रोसेले सॉल्ट है उसमें टार्टरेट था। बट इसके केस में आपने कॉपर +2 आयंस को किसके साथ कॉम्प्लेक्स करना है, सिट्रेट आयन, बस इतना फर्क है। ओके, इसमें भी अल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर +2 आयन लेना पड़ेगा, बट दैट विल बी विद सिट्रेट आयन। और इसके केस में क्या था, अल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर +2 आयन एंड दिस कॉपर +2 आयन इज कॉम्प्लेक्स्ड विद, हालांकि वो दिखाया नहीं हुआ किसके साथ, टार्टरेट आयन। हमने सिर्फ वो आयनिक इक्वेशन दिखाई है जो हो रही है। ओके, तो इसके केस में क्या होगा, आपका जो एल्डिहाइड है, तो रिएक्शन वही सेम ही है, ये वाली जो फेलिंग सोल्यूशन के लिए थी। आपका एल्डिहाइड कॉपर +2 आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, ऑक्सालेट आयन। ओके, सॉरी नॉट ऑक्सालेट आयन, सॉरी कार्बोक्सिलेट आयन। और जो आपका कॉपर +2 आयन है उससे क्या बन जाएंगे, रेड कलर के प्रेसिपिटेट, किसके, क्यूप्रस ऑक्साइड के। ओके क्लियर, और इसमें भी वही बात है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं दे डू नॉट रिड्यूस बेनेडिक्ट सोल्यूशन, मतलब एल्डिहाइड होने के बावजूद भी वो ये वाला टेस्ट नहीं देते, बेनेडिक्ट टेस्ट बोलते हैं इसको, जो हम एल्डिहाइड्स के लिए करवाते हैं। बट एरोमेटिक एल्डिहाइड ना तो ये वाला टेस्ट देते हैं, ना ही फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हैं, बट वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे देते हैं। ओके, जैसे ही एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को आप टॉलरेंस रिएजेंट के साथ मिक्स करोगे, तो आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसके सरफेस पे आपको सिल्वर मिरर बनता हुआ दिखेगा। दिस इज द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। ओके क्लियर, जैसे यहाँ पे मैंने लिख ही दिया हुआ है, ऑल द रिएक्शंस अबव आर टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड्स के लिए टेस्ट होता है, क्योंकि इवन कीटोन्स भी ये वाले रिएक्शन नहीं देते, ना टॉलरेंस या ना बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट देते हैं कीटोन्स, ना फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हैं, ना टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। ओके, अगर आपको डाउट है कि आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है और आपने पता लगाना है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ओके, तो उस टाइम आप टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट करवा के देख लो। अगर रिजल्ट आ गया दैट मींस आपका जो गिवन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो पक्का एल्डिहाइड है, और अगर नहीं आया मतलब वो कीटोन। क्योंकि कीटोन जो होते हैं, जैसे हमने बोला ना कि एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, कीटोन्स उतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते। ओके क्लियर, और उसका रीजन भी है, उसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ है, 1 मिनट रुको। हाँ, उसके बाद हमने आगे बढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। अब पहले देखते हैं इसके डाउट्स हैं आपको। So now oxidation of ketones. Weak reducing agents then aldehyde hence do not weak reducing agent then aldehyde. Ketones जो होते हैं वो weak reducing agent होते हैं, जैसे हमने बोला था ना aldehydes are strong reducing agents, but ketones उनके कंपैरिजन में weak reducing agent होते हैं. So hence do not reduce Tollens reagent, Fehling solution, Benedict solution. ओके तो इसलिए कीटोन्स की आप कीटोन्स को आप कभी भी रिडक्शन करवाने के लिए यूज नहीं कर सकते इनकी, या उल्टा बोलो कि इनको आप यूज नहीं कर सकते कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। ओके सो ऑक्सीडेशन शोन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए जो कीटोन्स हैं दे शो ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको पता ही है कौन कौन है, HNO3 हो गया, ओके, पोटाशियम डाइक्रोमेट हो गया, ओके, KMNO4 हो गया इन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल कंडीशन, जो जो उनके लिए चाहिए होती है वो। ठीक है, तो बस इसके और ऐसे में इसमें क्या होगा, जैसे ये आपका कीटोन का मैंने एग्जांपल लिया,
इसमें क्या होता है, इसमें रप्चरिंग होती है बॉन्ड की, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ये वाला टूटेगा या तो ये वाला टूटेगा। ओके, अगर यहां से बॉन्ड टूटे, क्लियर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज करवाता है। ओके, अगर यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये वाला पार्ट जनरेट होगा और ये वाला पार्ट जनरेट होगा। जो ये वाला पार्ट जनरेट होगा उसकी वजह से ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इस वाले पार्ट से ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, इस वाले पार्ट से ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, और ये जो वाला जो पार्ट है उस वाले पार्ट से ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद अगर ये बी रप्चर हुआ, बी से रप्चर हुआ, तो इस वाले से ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जिसमें एक कार्बन एटम है, और बाकी जो बचा उसमें से ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे एक गलती कर गया हूँ, यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, क्योंकि यहाँ से रप्चरिंग होगा तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसमें 3 कार्बन है, तो इसमें मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसको पहले उड़ाता हूँ। यहाँ पे CH3 नहीं आएगा, इट विल बी CH3, ये आपका CH3 है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दो टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बने। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन रप्चरिंग यहाँ से हो रही है कि यहाँ से हो रही है, और वो रप्चरिंग आपके हाथ में नहीं है। इट मींस जब भी आप किसी कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपके पास 4 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। ओके, क्लियर, बट इसमें भी एक रूल लगता है जो आपको एज इट इज क्रैम कर लेना है, उसका लॉजिक नहीं मैं मतलब बताऊंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ना ही आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड है। दैट इज पॉपऑफ्स रूल। ड्यूरिंग क्लीवेज कीटो ग्रुप स्टेज विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, मतलब बनेंगे तो ये मतलब यही भी रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन भी होगा, बट मेजोरिटी में कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें ये जो कीटो ग्रुप है वो स्मॉल वाले एल्काइल ग्रुप के साथ रह रहा है, मतलब यहाँ से बॉन्ड रप्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब रप्चरिंग ऑफ बॉन्ड ए वाला जो है, ये वाला रिएक्शन 80% होगा, ये भी होगा बट दिस विल हैपन 20%। ओके, और वो कौन बताता है, पॉपऑफ्स रूल। ड्यूरिंग क्लीवेज कीटो ग्रुप स्टेज प्रेफर टू स्टे विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ओके, और यहाँ पे मैंने एरो पे SOS लिखा है, SOS का मतलब क्या है, सॉरी SOA, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और एक और बात, अगर आपके पास कहीं भी ऑक्सीडेशन के दौरान फॉर्मिक एसिड बने तो फॉर्मिक एसिड इज नॉट स्टेबल एट ऑल। तो फॉर्मिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद उससे क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जहां भी, चाहे इस रिएक्शन में एल्डिहाइड्स के केस में बन रहा हो कि आपने ऐसा एल्डिहाइड लिया जिससे आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो फॉर्मिक एसिड बनेगा, तो फॉर्मिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन होनी ही होनी है, और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाती है। ठीक है, मतलब फॉर्मिक एसिड इज नॉट अ स्टेबल प्रोडक्ट, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना तय है। ओके, हाँ, अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है, मतलब दोनों साइड एक जैसा अल्काइल ग्रुप है, तो जोन सा मर्जी कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटे, आपके पास एक ही रिएक्शन होगी। ओके, जैसे मान लो यहाँ से टूटा तो क्या होगा, दिस विल बिकम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द रिमेनिंग ग्रुप विल बिकम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्लियर, बट अगर यहाँ से रप्चर होता है तो इससे ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और यहाँ बाकी वाला ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मतलब यही दो प्रोडक्ट बनने हैं। तो इट मींस सिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में आपके पास 4 प्रोडक्ट नहीं आते, उस टाइम आपके पास 2 प्रोडक्ट ही आते हैं। ओके, क्लियर, बट इतना याद रखो कि कीटोन्स आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेरिजन टू एल्डिहाइड्स, तो इसलिए कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इसलिए कीटोन्स, अगर आपको कोई पूछ ले कि कीटोन टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट क्यों नहीं देता, उसका रीजन है क्योंकि कीटोन जो है वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इनको रिड्यूस नहीं करवा सकता। ओके, और उसका रीजन क्या है, ठीक है, उसका रीजन कहाँ गया, यहाँ पे मैंने लिखा था, हाँ ये रहा, ये मैं स्किप कर गया था पहले। Aldehydes are strong reducing agent than ketones as conversion of carbonyl group to OH group without involving the cleavage of any other bond। यहाँ पे OH ग्रुप नहीं, यहाँ पे COOH ग्रुप कर लो, ठीक है, कि कार्बोनिल ग्रुप को आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी बॉन्ड क्लीवेज। इसमें बॉन्ड क्लीवेज, जैसे इसमें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड रप्चर करना पड़ता है ना कीटोन्स के केस में, या तो ये करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके केस में, एल्डिहाइड्स के केस में आपको बॉन्ड रप्चरिंग नहीं करनी पड़ती,
ओके, क्या करना है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन ये है, कहाँ कहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना है इन दोनों के बीच। ओके, तो आपके पास इजीली बॉन्ड ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, यहाँ पे H की बजाय क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा, यू विल गेट दिस। ओके, और ये क्या बन गया, अगर ये कार्बोनिल है तो इसमें अगर यहाँ पे O हो जाए तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH, और एक्चुअल में ये है क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है। ओके, क्लियर। वैसे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको स्ट्रक्चर करने का मतलब है यू नीड टू प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, क्लियर। और कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड रप्चर होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई कीटोन्स आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स देन एल्डिहाइड्स, क्योंकि एल्डिहाइड्स के केस में बस आपको ऑक्सीजन इंसर्ट ही करना है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, हालांकि इसका मतलब भी बॉन्ड तोड़ना ही हुआ, ठीक है, बट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, यहाँ पे OH बन जाएगा, H का OH बन गया, और ये पूरा ग्रुप फिर क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, so that's why aldehydes are strong reducing agent। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि why aldehydes are strong reducing agent। ओके, बस आपको ये बोल देना है कि aldehydes में you do not need to rupture carbon carbon bond, whereas in case of ketones you need to rupture carbon carbon bond, that will take a lot of energy, that will require a strong oxidizing agent to do it। Okay, so this was the oxidation of ketones। Okay, next है आपके पास थर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स विद सोडियम हाइपोहैलाइड। ओके, अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये मिथाइल कीटोन का मतलब क्या हुआ। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन क्या होता है, वो वाला कीटोन जिसमें एक साइड मिथाइल ग्रुप फिक्स हो, मतलब सी डबल बॉन्ड, जैसे हम बोलते हैं ना कीटोन किसको बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड O, इसके साथ इस साइड R, इस साइड कुछ भी हो सकता है R डैश, बट एक R जो, अगर एक साइड का R जो है वो मिथाइल, उसको मिथाइल आपने फिक्स कर दिया, तो जिसमें ये वाला एंड हो, ऐसा कीटोन जिसमें दिस विल बी प्रेजेंट एट वन एंड, दैट काइंड ऑफ कीटोन विल बी कॉल्ड एज द मिथाइल कीटोन। और मिथाइल कीटोन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन देते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। ये टेस्ट कहाँ काम आते हैं, जब आपने ये डिटेक्ट करना होता है कि ये जो कीटोन है वो मिथाइल कीटोन तो नहीं है, मतलब इस कीटोन का जो एंड है वो ऐसा तो नहीं है, उस टाइम ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट करवाया जाता है। बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस थ्योरी इन डिटेल। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन विद सोडियम हाइपोहैलाइड। सबसे पहले ये सोडियम हाइपोहैलाइड कैसे बनता है, हैलोजन को जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हो तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हैलोजन से, यू विल गेट दिस, एंड इट इज कॉल्ड एज द सोडियम हाइपोहैलाइड। ओके, and aldehydes and ketones containing this as a terminal show this type of reaction। सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ कौन रिएक्ट करता है, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें ये वाला ग्रुप एज अ टर्मिनल ग्रुप हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं एसिटाल्डिहाइड की, एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो इसमें टर्मिनल क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये वाला टर्मिनल, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो होगा क्या, या तो आप सोडियम हाइपोहैलाइड डालोगे, या ऐसा करो आप हेलोजन और NaOH का मिक्सचर बनाकर डाल दो, क्योंकि उसकी वजह से इन सीटू प्रेपरेशन हो जाएगी इसकी, मतलब रिएक्शन के दौरान इसकी प्रेपरेशन हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्लोरीन प्लस NaOH को मिक्स कर दिया, तो होगा क्या, देयर विल बी क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होगा, ये वाला जो एंड है इसके सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, किससे, हेलोजन से, तो ये बन जाएगा, दिस इज द रिएक्शन। ओके, क्लियर। उसके बाद बट ये वाली स्टेबल, ये स्पीसीज जो है दैट इज नॉट स्टेबल। ओके, ये इतनी स्टेबल नहीं है, ये क्या करती है, ये फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करवाती है एंड इट विल फॉर्म स्पीसीज लाइक दिस, जिसमें क्या होगा, CHX3। X क्या है, हेलोजन, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा हेलोजन ले रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने हेलोजन रिएक्शन में कौन सा लिया है, क्लोरीन लिया है, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास ये क्या बन गया, CHX3 CHCl3, क्योंकि X यहाँ पे Cl लिया, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ऐसे कंपाउंड्स की जनरल फॉर्मूला क्या है, इनको बोलते हैं हेलोफॉर्म, इनके लिए कॉमन नेम है ये हेलोफॉर्म। जब कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन हो और 3 हेलोजन हो, ठीक है, कौन सा हेलोजन है उसके अकॉर्डिंग इसका नेम बन जाएगा। जैसे अगर क्लोरीन एज अ हेलोजन हुआ तो उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, अगर यहाँ पे 3 ब्रोमीन होते इट विल बी कॉल्ड एज द ब्रोमोफॉर्म,
और अगर 3 आयोडीन होते दैट विल बी कॉल्ड एज द आइडोफॉर्म। ओके, और साथ में फॉर्मिक एसिड विल बी दी बाय प्रोडक्ट। मतलब ओवरऑल ये इससे ये बन जाता है आपके पास। ओके, क्लियर? ये है, तो ये थोड़ा सा क्रैम अप ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके पीछे इसका मैकेनिज्म नहीं हम करने वाले। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्रैम अप भी कर लो कि यहाँ पे ये जो CCl3 है ये यहाँ से अपने इस ग्रुप को निकाल दे रहा है और इसकी जगह एक हाइड्रोजन ला दे रहा है। ओके, तो क्या बन जाएगा, ये CCl3 के साथ एक H जुड़ गया तो ये बन गया आपके पास क्लोरोफॉर्म। दैट्स इट। ठीक है, तो अब जैसे ये 2 स्टेप रिएक्शन, स्टेप 1 में इसकी फॉर्मेशन, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन, इसकी रिएक्शन विद स्टेप 2 में NH के साथ इसकी रिएक्शन। ठीक है, वैसे स्टेप 2 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है ये वाली, बट अब से हम इसको एक स्टेप में लिखा करेंगे। ओके, कि जैसे कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें ये वाला टर्मिनल है, जो गिवन कंडीशन वाला टर्मिनल है, तो वो क्लोरीन और NH के साथ रिएक्ट करेगा और उसको वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो उसकी हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगी। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है ये क्या बन जाएगा, CH3 के बजाय CHCl3 बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। ओके, और जो बाकी बचा ये वाला ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल गेट्स कन्वर्टेड टू दी एसिटेट, नॉट एसिटेट, कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, दैट्स इट। तो इसके केस में ये वाला ग्रुप, ये वाला जो आपके पास ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया, CHBr3 में, और ये जो बचा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एसिटेट आयन बन जाएगा। ओके, क्लियर? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एसिटेट आयन इस, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। आयोडीन के केस में एक बात और क्लियर करना है, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है। जैसे यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं, इसमें तो हमने कोई भी हेलोजन यूज कर लिया, क्लोरीन भी यूज कर लिया, ब्रोमीन भी यूज कर लिया, आयोडीन भी कर सकते हैं। बट जब आयोडीन को यूज करते हैं, ओके, इसी टेस्ट के लिए जिसको हम हेलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, आयोडीन को जब यूज करेंगे उस टाइम क्या बनना है आइडोफॉर्म, और आइडोफॉर्म वाटर सॉल्युबल नहीं होता, उस टाइम आपको येलो प्रेसिपिटेट दिख जाते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए इस टेस्ट को एज अ डिटेक्शन टेस्ट लिया जाता है फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग दिस ग्रुप एज अ टर्मिनल। ओके, क्योंकि ये वाला ग्रुप जब टर्मिनल पे होगा तभी ये वाला टेस्ट होगा और आपके पास आइडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट बने होंगे। ठीक है, और अगर आइडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो इट मींस जो भी आपने एल्डिहाइड या कीटोन लिया है वो पक्का उसमें ये वाला ग्रुप है एट टर्मिनल, क्योंकि तभी ये रिएक्शन होनी है, अदरवाइज नहीं होनी। अगर मान लो आपके पास ऐसा एल्डिहाइड है, और वेट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, अब इसमें ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो इस ये वाला जो आपका एल्डिहाइड है दिस विल नॉट गिव दिस टेस्ट, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ओके, मान लो आप कीटोन की बात करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये वाला कीटोन ये वाला टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों? इसमें कंडीशन ही ये है कि दिस शुड बी प्रेजेंट एट टर्मिनल, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, बट दिस शुड बी प्रेजेंट एट वन ऑफ द टर्मिनल, क्योंकि दो टर्मिनल होते हैं ना हर, जैसे मान लो रस्सी के भी दो एंड होते हैं, 1 2, तो एक एंड पे कम से कम ये वाला ग्रुप होना चाहिए, देन दिस टेस्ट विल हैपन, अदरवाइज नॉट। ओके, जैसे आगे मैंने ये लिख ही दिया हुआ आइडोफॉर्म टेस्ट, दिस इज द टेस्ट फॉर द कंपाउंड्स हैविंग दिस एट एंड, as these on reduction with iodine and NaOH form yellow precipitate of CHI3 which is called as the iodoform। तो होगा क्या, यहाँ से बस इस एंड में से आपने बस ये देखना है कि ये CH3 निकल के क्या बनाता है, CHI3। ओके, और बाकी ये जो बचता है ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, या मतलब यहाँ पे O नेगेटिव लग जाएगा और साथ में Na पॉजिटिव आयन लग जाएगा। बस ये एंड होना चाहिए, उस टाइम ये आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा कीटोन हो एल्डिहाइड हो, बस एंड में ये चाहिए। ओके, और ये टेस्ट एक और केस में आता है जब आपके पास ऐसे वाले अल्कोहल हो। ठीक है, ऐसे वाले अल्कोहल भी पहले क्या होता है, ये वाले अल्कोहल से ऑक्सीडेशन के दौरान आपके पास ये बन जाता है ऑन इन द रिएक्शन, और वही फिर इसके लिए तो वो रिएक्शन आना ही है। तो मतलब अगर आपके पास ऐसा वाला अल्कोहल है जिसमें ऐसा एंड है CH3 CHOH, ठीक, ऐसे वाला अल्कोहल भी है वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ओके, और आइडोफॉर्म टेस्ट में इसका ये जो CH3 है इसका CHI3 बन जाएगा विच इज कॉल्ड एज द आइडोफॉर्म विच इज येलो इन कलर एंड इट विल प्रेसिपिटेट आउट, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल होता है। ओके,
So this was type 4 test. Now type 5 test, halogenation. But before that, doubts. Next is halogenation, type 5 reaction, halogenation. इसमें क्या होता है, ये सिंपल ही है, ये भी एक तरह का कह सकते हो क्रैम अप ही है. रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय हैलोजन. अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, मतलब हैलोजन अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा इन द रिएक्शन. जैसे जिस भी हैलोजन से रिएक्शन करवाओगे, द एसिटिक एसिड शुड बी एज अ कैटलिस्ट. तो होगा क्या, जो आपका हैलोजन है, एक यहाँ से हाइड्रोजन ये निकल जाएगा और एक हैलोजन इसके साथ लग जाएगा, लाइक दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ रिएक्शन. तो जैसे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको अल्फा कार्बन बोला जाता है, और उस पर जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं विद हैलोजन. जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है उसको एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है विद क्लोरीन, तो यू विल गेट दिस. जैसे ये आपके पास कीटोन है, कीटो ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, इसके दोनों साइड कार्बन लगा है, दोनों अल्फा कार्बन ही है, तो दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो विद ब्रोमीन, तो एक निकाल दिया उसकी जगह ब्रोमीन डाल दिया. okay. आपके पास प्रोडक्ट यही बनना, चाहे इस वाले को कर दो चाहे ये कर दो, प्रोडक्ट यही बनेगा. और इसके केस में यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है बट उसके ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसमें रिप्लेसमेंट यहीं से होगी. ओके, तो रिप्लेसमेंट यहीं से क्यों नहीं है, यहाँ पे अल्फा कार्बन बंदा पूछ सकता है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है, कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है. क्योंकि सी एच 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 ये होती है बेंजीन. जब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा ये वाला, तो हुआ क्या, इस कार्बन को 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, इट मीन इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, तो यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें एक ही कार्बन है जो अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन हो, तो यही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है. तो जब आप रिएक्शन करवाओगे यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट. ओके, फिर इसमें जो है, अब आप क्वेश्चन आता है कई बार कि इसमें जो है आपके पास एसिड एज अ कैटलिस्ट लिया, इसमें हम बेस को एज अ कैटलिस्ट नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बट बेस को कैटलिस्ट लेने पे क्या होता है, सारे के सारे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाते हैं. जैसे ये पिछला रिएक्शन भी एक तरह का ऐसा ही था, जिसमें इसमें ये क्या होता है, जो सी एच सी, जो ये सी एच थ्री होता है, इसके सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते आई से. ओके, क्योंकि इसमें बेस एज अ कैटलिस्ट लिया हुआ है. ओके, तो सिमिलरली अगर आप इस टेस्ट में भी अगर बेस को एज अ कैटलिस्ट ले लोगे तो होगा क्या, उसके बाद उस केस में पॉली हेलोजनेशन हो जाती है एज इन केस ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन ही हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं. तो इसलिए अगर आपने मोनो हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बनाना है, मतलब एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाना है हेलोजन से, तो यू हैव टू टेक अ वीक एसिड एज अ रिड्यूसिंग एज अ कैटलाइज एज अ कैटलिस्ट, और इसको लेना भी लिमिट में ही है. ओके, और सिमिलरली इसको भी लिमिट में लेना है हेलोजन को. अगर आप एक्सेस ऑफ हेलोजन ले लोगे फिर भी ये रिएक्शन 2-3 बार हो जाएगी, इट मीन सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे विद दी हेलोजन. So it means with excess of halogens, di and trihalogen derivative are formed. Okay, this is the type 5, that is halogenation reaction. That now move to the next type, type 6, reaction with alkalis. और इसमें भी जितने भी रिएक्शन आएंगे all are important. तो पहले मेंशन कर दूं, इसमें जितने भी रिएक्शन आएंगे सारे इंपॉर्टेंट है. 3 रिएक्शन आएंगे इसमें बेसिकली, एल्डोल कंडेंसेशन, आगे आएगी कैनिज़ेरो रिएक्शन. ओके, ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो टाइप 6 में रिएक्शन विद एल्कलीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. अब आपको पता तो लग ही गया होगा अल्फा हाइड्रोजन होने का मतलब क्या है, कि अगर आपके पास ये वाला ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड का ग्रुप है चाहे वो कीटोन का है, बस एल्डिहाइड में क्या होगा, एक साइड एच फिक्स हो जाएगा. ठीक है, उससे जो नेक्स्ट कार्बन लगा है उसके उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. तो ये वाला रिएक्शन उन वो वाले एल्डिहाइड और कीटोन शो करवाते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो. ओके, शोज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल ने एल्कलीज की प्रेजेंस में, यहाँ पे एल्कलीज की बात कर रहे हैं ना,
एल्कलीज की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द एल्डोल। अब भाई कैसे बनेगा इसकी बात बाद में करते हैं, इसमें हो क्या रहा है ये समझो। अब इसमें दो इथेनॉल है, दो इथेनॉल डाइल्यूट NaOH की हेल्प की प्रेजेंस में, क्योंकि ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ये एज अ रिएक्टेंट नहीं है, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, रिएक्शन के दौरान अपने आप में कुछ चेंजेस लाएगा, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन आप इसको इसी फॉर्म में मिल जाएगा आपको वापस। तो जो आपका इथेनॉल है, दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके क्या बना गए, ये, इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। ओके, एल्डोल। ठीक, उसके बाद ये भी आपके पास, ये आपके कीटोन की एग्जांपल है। कीटोन, दो ऐसे मॉलिक्यूल मिलके आपस में क्या बना जाएंगे, दोनों कंबाइन होके दे विल फॉर्म दिस। ओके, मतलब हो क्या रहा है कि एक मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड ग्रुप रह रहा है, जैसे इनमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर गए हैं ना, ठीक, दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर गए हैं तो एक मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे रह रहा है, क्योंकि इसमें देख रहे हो आप, इसको आपको दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, बट एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप फॉर्म में चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे इसमें अगर दो मॉलिक्यूल लिए हैं, अगर हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दोनों एक जैसे हैं ना, तो इसका जो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये तो आपको दिख रहा है अल्कोहल में चेंज हो गया, बट इसका ग्रुप जो है वो एज सच रहा एल्डिहाइड की फॉर्म में। ठीक है, और सिमिलरली इसका जो कीटो ग्रुप है, एक मॉलिक्यूल का कीटो ग्रुप एज सच रहा, दूसरे का कीटो ग्रुप जो है वो OH बन गया, वो अल्कोहल बन गया। ओके, एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एल्डोल। ओके, नेमिंग कैसे होनी है, नेमिंग मैं नहीं करवाने वाला, नेमिंग आपको बताइए। ठीक है, अगर नई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बता देना, इसकी अभी मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, वेट पहले मेरे को मैकेनिज्म समझाने दो। यू नो दैट आपके पास दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। ओके, यहाँ पे मैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, तो इट मींस दोनों एल्डिहाइड या कीटोन जो जिनकी ये रिएक्शन हो रही है वो दोनों सेम ही होंगे, एक ही कैटेगरी के होंगे। अगर जैसे इथेनॉल है तो दोनों इथेनॉल के मॉलिक्यूल ही हैं। ठीक है, मतलब इसमें रिएक्शन हो, ये रिएक्शन हुई कैसे होएगी, आपने इथेनॉल लिया सोल्यूशन, उसमें डाइल्यूट NaOH डाल दिया, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत हीट भी करना पड़ता है इसमें, अल्टीमेटली आपको दिखा कि इस ये पूरा मिक्सचर में क्या बन चुका है, एल्डोल बन चुका है। और एक एल्डोल को बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल लगेंगे इथेनॉल के। सिमिलरली इस वाले एल्डोल को बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल लगेंगे किसके, एसीटोन। ओके, अब मैकेनिज्म समझो। स्टेप वन, हमने बेस एज अ कैटलिस्ट लिया था ना, अब इसका रोल, सबसे पहला इसका रोल होता है, स्टेप वन में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस विल एक्सट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम दी एल्डिहाइड और कीटोन। तभी तो हमने बोला था कि ये वाला रिएक्शन वही वाले एल्डिहाइड और कीटोन शो करवा सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ओके, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है, OH नेगेटिव आयन ने यहाँ से H प्रोटोन की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करवा लिया अपने ऊपर, और ये बन गया खुद वाटर। ओके, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किसके ऊपर आ गए, इस कार्बन के ऊपर। और इस ये जो आपके पास बन गया, इसको क्या बोलेंगे, इनोलेट आयन, और ये एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से अटैक करेगा, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल से आपने ये इनोलेट आयन, इनोलेट वाला न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस कर लिया फर्स्ट मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब ये जो स्टेप टू में क्या होगा, ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल से इनोलेट आयन प्रोड्यूस किया जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, सेकेंड मॉलिक्यूल का कार्बोनिल ग्रुप में आपको पता है कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, दिस ऑक्सीजन विल बिकम नेगेटिव, और ये यहाँ से बॉन्ड बना देंगे इसके साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये विल गेट दिस। ओके, ओके, क्लियर। और ये जो O नेगेटिव आयन बना, अब इसमें प्रोटोन लेने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये O नेगेटिव ज्यादा देर रहेगा नहीं, तो वही वाला वाटर जो बना था, ये वाला O नेगेटिव आयन वाटर से प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करवा के अपने ऊपर लगा लेगा, और यहाँ से OH नेगेटिव आयन विल बी लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट, तो ये बन गया आपका एल्डोल। एल्डोल में क्या होता है, एक एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल जिसकी रिएक्शन हुई है, और दूसरा अल्कोहल ग्रुप होता है, इसलिए इसको एल्डोल बोल देते हैं। हालांकि इसको कीटोल भी बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर एल्डिहाइड से बना हो उस टाइम एल्डोल बोलना चाहिए,
अगर कीटोन से बना हो उस टाइम कीटोल बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब कीटो ग्रुप होता है और ओल ग्रुप, ओल मतलब अल्कोहल ग्रुप होता है। बट इसके लिए जनरली वर्ड हम एल्डोल ही यूज करते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड से बना हो चाहे वो कीटोन से बना हो। तो मतलब स्टेप इसमें मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। मैकेनिज्म में आपको पता है दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों में से फर्स्ट मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करवाता है ये OH नेगेटिव आयन, उसकी वजह से इनोलेट आयन बनता है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बन के ऊपर अटैक करवा देता है, क्योंकि कार्बन इज द न्यूक्लियोफिलिक साइट, जिसकी वजह से आपके पास ये वाला एनायन बनता है। और ये वाला एनायन अपना प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करवा लेता है वाटर से, और दोबारा से OH नेगेटिव आयन जनरेट हो गया। बेस से उधारा लिया था, बेस को वापस कर दिया। सो दिस वाज द मैकेनिज्म फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, उसके बाद आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, इस बार हम क्या करेंगे, एक तरह का एल्डिहाइड या कीटोन नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, वी विल टेक मिक्सचर ऑफ टू एल्डिहाइड्स और उसमें डाइल्यूट NaOH डाल देंगे। जैसे इसका पहले पढ़ ही लेते हैं क्या लिखा हुआ ये, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट कीटोन्स और एल्डिहाइड्स। ओके, जैसे आपने एक लिया एसिड एल्डिहाइड, दूसरा लिया प्रोपेनल, या इसका नेम अगर IUPAC नेम बोलना है, दिस इज इथेनॉल और इट इज प्रोपेनल। ठीक है, और इसमें आपने डाइल्यूट NaOH डाल दिया, तो होगा क्या, इसमें चार तरह के एल्डोल मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब इसमें मिक्सचर मिलेगा, तो ये रिएक्शन करवाने का कोई वैसे खास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मान लो आप ये वाला एल्डोल बनाना चाहते थे और उसके लिए आपने ये इन दोनों को मिक्स करके उसमें डाइल्यूट NaOH डाला है, बट एक्चुअल में उसके साथ ये तीन फ्री में मिलेंगे, फिर इनकी सेपरेशन करने में बहुत कॉस्ट जाएगा। तो इसलिए इस एल्डोल को इस मेथड से बनाना समझदारी नहीं है। बट फिर भी हमने पढ़ लिया कि चलो क्रॉस एल्डोल देखें तो सही होता क्या है। क्रॉस एल्डोल के केस में दो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होना इज द बेसिक कंडीशन। ठीक है, ये याद रखना, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो प्रॉब्लम में है, फिर वो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करवाता। उस टाइम कौन सी रिएक्शन होती है, तब होती है कैनिजारो रिएक्शन, जो हमने इसके बाद पढ़नी है। ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन अगर फिर क्या हुआ, अगर मान लो सॉल्यूशन में अब आपने इन दोनों का सॉल्यूशन मिक्स करके उसमें डाइल्यूट NaOH तो डाल दिया, अगर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो एल्डोल कंडेंसेशन शो करवाएंगे वो दोनों इसी के हुए, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल और इसकी वजह से जो इनोलेट आयन प्रोड्यूस होगा वो इसी वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर दे, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपके पास इथेनॉल की वजह से जो एल्डोल प्रोड्यूस होना है वो बनेगा, दैट विल बी दिस। ओके, सिमिलरली ये पॉसिबिलिटी की भी है कि दोनों मॉलिक्यूल जो रिएक्ट कर जाएं वो ऐसे वाले ही हों, प्रोपेनॉल के दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएं। ठीक है, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ओके, बट अगर आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला मॉलिक्यूल इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए और यहाँ से इनोलेट आयन बने, और ये वाला इनोलेट आयन इसके कार्बोनिल पे अटैक करे, उस टाइम आपके पास क्या होगा, उस टाइम आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, aldol condensation when alpha hydrogen of propanol eliminated. Okay, and that enolate ion which is produced from the propanol attacked the carbonyl group of the ethanol, उस टाइम आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। और उल्टा केस भी हो सकता है कि इससे इनोलेट आयन बने और ये वाला इनोलेट आयन इसका जो है वो इसके कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करे, उस टाइम आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, तब आपके पास ये वाला एल्डोल बनेगा। इसमें क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ इथेनॉल वाज एलिमिनेटेड। चाहे आप इन सभी को मैकेनिज्म में करके देख लेना, जो जो यहाँ पे सिचुएशन लगी है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे आपके पास ये वाले प्रोडक्ट ही बने। ठीक है, तो यू विल गेट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डोल्स। ओके, बट इसमें अगर आप चाहते हो कि मिक्सचर ना बने, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाते टाइम दोनों में से एक एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आप ले रहे हो, एक तो ऐसा हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरा ऐसा हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, उस टाइम क्या होगा, ऑब्वियस है फिर एक तरह का प्रोडक्ट ही बनेगा। ओके, जैसे इसमें ये एग्जांपल लिखा, मैंने क्या किया, यहाँ पे एसिडल्डिहाइड लिया, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया। फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन तो कहाँ से लेके आएगा ये। ठीक है, तो इट मीन्स जो स्टेप 1 होता है मैकेनिज्म का,
ये स्टेप 1 सिर्फ किसके लिए होगा, इसके लिए होगा, एसिटाल्डिहाइड के लिए। तो एसिटाल्डिहाइड से ये इनोलेट आयन बनेगा, ये इनोलेट आयन अटैक करवाएगा इस कार्बन के ऊपर, यहां से ऐसे चला जाएगा, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ओके, फिर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, सिमिलरली अब हम कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऐसा कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। होगा क्या, अब आपके पास इनोलेट आयन इसी का बनेगा, इसका तो बन ही नहीं सकता। इसका इनोलेट आयन बनेगा, वो इनोलेट आयन जो बनेगा वो इसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करवाएगा, इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो उसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ओके, देन यू विल गेट in cross aldol condensation you also get one type of product, but at that time one of the aldehyde or ketone taken should have no alpha hydrogen। ओके, इसकी शायद मैंने आगे और एग्जांपल ले रखी है, नहीं और एग्जांपल नहीं है। जैसे कोई ऐसा कीटोन बोलो जिसके अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसका एग्जांपल हो कोई, ये वाला कीटोन जिसमें दोनों साइड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा। तो ये वाला भी कीटोन ऐसा कीटोन है जिसमें अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो इट मींस इनोलेट आयन इससे नहीं बनेगा, इनोलेट आयन इससे, मान लो इसकी और इसकी रिएक्शन हो रही है दोनों की, तो इनोलेट आयन इससे बनेगा और ये वाला इनोलेट आयन जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ओके क्लियर, तो उस टाइम भी आपके पास एक तरह का प्रोडक्ट ही बनेगा। ओके, तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में भी आप एक तरह का इनोलेट गेट कर सकते हो, जरूरी नहीं हर बार 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डोल ही मिलेंगे आपको, बट उस टाइम आपको एक एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, ये वाला कीटोन जिसको डायाफिनाइल कीटोन बोलते हैं, डायाफिनाइल कीटोन में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो बस एक ये ले लो, दूसरे वाला ऐसा ले लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में जो एल्डोल कंडेंसेशन होगी उससे भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो आपका होमवर्क है, उसको थोड़ा ट्राई करके देखना। सो दिस वाज द एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन भी होती है। इसका मतलब क्या होगा, नाम से इंडिकेट हो रहा है इंट्रामोलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ही आपके पास दो ग्रुप हैं और दोनों एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, मैंने दोनों की एग्जांपल ली हुई है एक। ओके, इसका देखते हैं क्या बनना है, इसमें तो पहले डाउट ले लें। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में जैसे मैंने बोला आपको, इंट्रामोलिकुलर का मतलब तो पता ही है, विद इन वन मॉलिक्यूल, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन विद इन वन मॉलिक्यूल इज हैपनिंग। ओके, तो इसके पास जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें दो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप हैं और उनके साथ दिख भी रहा है अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो डाइल्यूट NaOH डालोगे तो इनमें से एक अल्फा हाइड्रोजन लेट अस से यहाँ से चला गया या बोल लो यहाँ से चला गया, दोनों में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, तो मान लो इसका एक हाइड्रोजन चला गया, ये बन गया, यहाँ पे बन गया इनोलेट आयन, और ये वाला इनोलेट आयन इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर देगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो वही अटैक होने के बाद ये बन जाएगा आपके पास। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से दिखाते हैं, यहाँ पे CHO ऐसे लगा देता हूँ मैं। ओके, तो ये वाला यहाँ से अटैक अगर इससे हो जाए तो ये बन जाएगा आपके पास। ओके, और बस, और इसमें अगर वाटर डालोगे, वाटर से H पॉजिटिव आयन को ये अपने साथ लगा लेगा। ओके, बस, और आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल विल बी द आंसर, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। और इसको अगर लिखना हो बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में तो वो ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। सिमिलरली जैसे आपका ये कीटोन है, अब इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बट इस अल्फा हाइड्रोजन से, चलो मैं अभी पहले बाद में बात करते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो गया डाइल्यूट NaOH की वजह से, ये बना, ये वाला इनोलेट आयन बना, ये वाला इनोलेट आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पे O नेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये वाटर से प्रोटोन निकाल लेगा और अपने साथ लगा लेगा और OH बन जाएगा, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। और इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप बोलते हो सर ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला अल्फा हाइड्रोजन ना जाता, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जाता, ये वाला ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और ये अटैक करवाता। ठीक है,
तो उस टाइम आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता, CO नेगेटिव CH3 CH2 CH2 ये एक CH2, जैसे यहाँ से शुरू किया ना मैंने, इसने बन जाना CO नेगेटिव CH3। ओके, यहाँ पे अगला ये CH2 ये रहा, ये वाला CH2 ये रहा, उसके बाद ये CH2, उसके बाद ये भी CH2 रहना था, इसका अल्फा हाइड्रोजन गया ही नहीं है, और उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, और साथ में ये इसने अटैक करवाया हुआ है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, उस टाइम क्या है आपके पास 7 मेंबर्ड रिंग बन रही है। ठीक है, गिन के देख लो, चाहे थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर बन रही है। एक मिनट रुको, यहाँ से अटैक हुआ, ये जुड़ जाएंगे यहाँ से, कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग बनेगी फिर, जो रिंग बनेगी। ठीक है, और 7 मेंबर रिंग विल बी नॉट स्टेबल। ठीक है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये जो 7 मेंबर रिंग वाला बनता है एल्डोल, वो नहीं बनेगा। तो 5 मेंबर रिंग तो फिर भी कुछ एक हद तक स्टेबल होती है। ऑर्गेनिक में 7 मेंबर रिंग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, 7 मेंबर रिंग थोड़ा सा अभी ऐसे बन जाती है कुछ। ठीक है, बनने को बन सकता है वो वाला प्रोडक्ट भी, बट दैट विल बी नॉट एज मच स्टेबल एज दैट ऑफ 5 मेंबर रिंग। तो इसलिए इसमें इसकी एग्जांपल ये दी हुई है। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। एक ही मॉलिक्यूल है, उसी में दो एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होंगे, या हो सकता है एक एल्डिहाइड हो और एक कीटो ग्रुप हो। ओके, देन यू विल गेट एल्डोल फॉर्म्ड। तो ये थी आपके पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक और है, ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का टॉपिक चला जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। जो एल्डोल हैं, जो एल्डोल बनते हैं, उनमें होता क्या है एक्चुअल में, उनमें ऐसा होता है C डबल बॉन्ड COH, फिर ये कार्बन, इसके ऊपर कुछ हाइड्रोजन होते हैं। ओके, उसके बाद आगे होता है कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप, ये होता है जनरली, बेसिकली ये एल्डोल का जनरल स्ट्रक्चर है। ओके, इस एल्डोल की डिहाइड्रेशन बड़ी जल्दी हो जाती है। कैसे हो जाती है, यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये वाटर बना के बाहर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो रेजोनेंस आ जाएगी। ठीक है, तो इस रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को दिख रहा है, ये वाला जो अल्डोल मॉलिक्यूल है, इसको दिख रहा है कि अगर मैं अपनी डिहाइड्रेशन करवा दूं तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है और साथ में ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपस में रेजोनेट होते हैं लाइक दिस। ठीक है, और रेजोनेंस से आती है स्टेबिलिटी। तो इसलिए एल्डोल जो होते हैं, जब उनको आप हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, दे अंडरगो एलिमिनेशन ऑफ वाटर। और कई बार तो एसिड की प्रेजेंस में भी हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपका एल्डोल है उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड आने से कई बार ऐसी रेजोनेंस आ जाती है। ठीक है, इतनी वास्ट रेजोनेंस आ जाती है कि उतनी लॉन्ग रेंज रेजोनेंस आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है, तो इसलिए एल्डोल की डिहाइड्रेशन बड़ी ही इजी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बस डिहाइड्रेशन में क्या होगा, कार्बन जिसके ऊपर वच लगा है, और कार्बोनिल कार्बन और कार्बन जिसके ऊपर वच लगा है, उनका जो सेंटर वाला कार्बन है उसका हाइड्रोजन, ये दोनों वाटर बना के बाहर, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यू विल गेट दिस। ठीक है, अब इनको अगर इसका एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर बना के देखें इलेबोरेटेड वाला, दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो उसमें रेजोनेंस हो जाएगी ये वाली, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। ठीक है, इस रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस जिसको हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, लॉन्ग रेंज रेजोनेंस के लिए वर्ड यूज होता है कॉन्जुगेशन, तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है, इस कॉन्जुगेशन ने ड्राइव किया एल्डोल को अपनी डिहाइड्रेशन करवाने के लिए। ओके, और इसके लिए एक और नेम होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दिस कॉल्ड एज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सिमिलरली, जैसे अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे इसकी डिहाइड्रेशन हो जाए और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसको बोलते हैं अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और साथ में यहाँ पे कीटो ग्रुप है, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन।
ठीक है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बने या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बने तो कॉन्जुगेशन आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। तो इसलिए एल्डोल्स को इजीली डिहाइड्रेट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला जो एल्डोल है, इसमें तो कॉन्जुगेशन बड़ी वास्ट आ जाएगी क्योंकि बेंजीन रिंग है यहाँ पे, तो इसमें तो कॉन्जुगेशन बड़ी आराम से चलेगी, यहाँ से ये मूव होगा, यहाँ से यहाँ ये जाएगा, यहाँ पे ये आएगा, तो कॉन्जुगेशन बड़ी दूर तक फैल रही है ना। तो इसके लिए तो आपको एसिड डालने की जरूरत भी नहीं है, ये वैसे ही हीट करने पे डिहाइड्रेट हो जाएगा। ओके क्लियर। वैसे ही आपके पास जो साइक्लिक एल्डोल बनते हैं वो भी बड़े आराम से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ओके, और डिहाइड्रेशन के बाद बनते क्या है, अल्फा बीटा, यहाँ पे लिख देंगे। एल्डोल जो होता है उसकी डिहाइड्रेशन के बाद, आफ्टर डिहाइड्रेशन they get converted to alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। यहाँ पे ये जो बचा है, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड फॉर्म में है कि कीटो ग्रुप में, कीटोन फॉर्म में है। ओके, तो वैसे कंपटीशन में कई बार आ जाता है, कई बार आप होता क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन दे रखी होती है। ओके, और प्रोडक्ट कुछ ऐसा लिखा होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में। वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो बोलते हैं कि जैसे ही एल्डोल बनता है, एल्डोल इज नॉट स्टेबल, तो कई बार बेसिक कंडीशंस में भी ये अपना डिहाइड्रेशन करवा देता है। ओके, तो इसलिए कीटोन बीइंग नॉट स्टेबल इट विल फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ओके, आफ्टर डिहाइड्रेशन। सो दैट्स इट। नेक्स्ट इज कैनिजारो रिएक्शन, टाइप 2 रिएक्शन, सॉरी टाइप 6 रिएक्शन में अब सेकंड रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कैनिजारो। पहले हमने पढ़ लिया एल्डोल, अब पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन।